याचिकाएं अदानी इशू को लेकर विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मंशा जताई कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो और 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी हुआ। और उसके बाद आपको ज्ञात है, मुझे ज्ञात है कि एक्सपर्ट कमेटी अपना काम कर रही है। तो जब एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी हुई है, तो हम फिर जेपीसी का गठन क्यों करें? द मैटर इज सब जुडिस। इस बात को सबको समझना होगा। 3 याचिकाएं विचाराधीन हैं और मैं कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा और काबिलियत पर हम प्रश्न चिन्ह न लगाएं तो बेहतर है। विदेश में जाकर सारी संस्थाओं का तो अपमान किया, सारी संस्थाओं की काबिलियत पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया। अब देश के अंदर बैठकर सर्वोच्च न्यायालय पर तो किसी भी तरह की छीटाकशी न करे तो बेहतर है। धैर्य और संयम की जरूरत है। एक्सपर्ट कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो वैसा काम होगा। तो यह पारदर्शी सरकार है। जैसा भी रिपोर्ट आएगा, जैसा भी छोटा जवाब निर्देश आएगा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, साबरा जी, सरकार ने कहा, कोर्ट ने अब एक कमेटी बना दी और उसको कमेटी में बहुत ही मतलब ख्याति प्राप्त लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, 2 टॉप क्लास के बैंकर, एक फादर ऑफ आधार, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन। तो कमेटी तो बना दी है, उसकी जांच हो रही। संतुष्ट नहीं आप इससे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी की जांच के पीछे छुपना चाहती है, जो मैं छुपने नहीं दूंगा। आपको भी पता होगा कि इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। वो ये नहीं देखेंगे कि अडानी की कितनी फर्जी कंपनियां मॉरिशस में बनी थी, 38 बनी थी या 40 बनी थी, या उन फर्जी कंपनियों में पैसे कहां से आए, या 82% जो इनके शेयर्स इन्फ्लेट हुए वो क्यों हुए, कैसे हुए। उन कंपनियां, फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनियां मॉरिशस से या कहीं से बनी है, उसके अंदर पैसा किसका आया है, वो काला पैसा है, सफेद पैसा है, या कहां से आया है। या और उन्हीं कंपनियों को आपको पता होगा कि कल भी एलारा कैपिटल की बात बाहर आई है कि उनकी ये मॉरिशस की एक शेल कंपनी है जिसका निवेश जो है कम से कम 4 से 5 अडानी की कंपनियों में है और डिफेंस की कंपनी में भी है। अब एलारा कैपिटल में पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, फर्जी पैसा है, काला पैसा है, स्विस बैंक का पैसा, किसको नहीं पता। अब वो पैसा हमारी डिफेंस की डील में भी लगता है। तो यानी ये सरकार हमारी देश की सुरक्षा से भी खेल रही है। इतने संगीन मामले हैं और ये जेपीसी नहीं लगाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात नहीं करने वाली है। तो फिर क्या करेगी? तो क्या करेगी? कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। नहीं, अच्छा एक मिनट सरदार जी, छुप नहीं सकते। सरदार साबरा जी, तहकीकात करनी पड़ेगी। सरदार टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। सरदार साबरा जी, तो क्या जांचेंगे वो फिर? वो कि प्राइस क्यों ऊपर नीचे हो रहा था शेयर का, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या जेपीसी ना? हाँ, नहीं जेपीसी नहीं, जो ये कमेटी बनी आप कह रहे हैं ये सब कुछ देखेगी, नहीं तो देखेगी क्या फिर? क्या जांच करने जा रहे हैं वो? मैंने वही कहा, रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सेबी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो देखा जाएगा, उसकी जांच होगी, उसके ऊपर संशोधन करना। अडानी के एक एक केस के ऊपर डीपली तहकीकात नहीं होगी। नीरज जी, आप भी इनकी बातों में मत आइए। नहीं, मैं इनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ। सापरा जी सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेवकूफ बना रहे हैं। सापरा जी सुनो ना, अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्यों बीच में ला रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई इस तरह कमेटी बनती ना, तो इसमें जब टेक्निकल इश्यूज पे आप जाएंगे, जब उसकी जांच होगी, तो ऐसा नहीं होता कि A-B-C तक गया, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप, इसके आगे मैं पूछूंगा नहीं सवाल। वो पूरी वहां तक जाती है चेन। और आप देखेंगे, हम लोग खैर 2 महीने बाद कहे, लेकिन विषयांतर हो रहा। मैं थोड़ा अपने मेहमानों के पास चल जाऊँ, आप दोनों लोगों से काफी चर्चा हो चुकी है। मैं जब आपको कह रहा हूं कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मात्र रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो आपको समझ जाना चाहिए। सर, अगर रेगुलेटरी ऑफ लिमिटेड दायरा है, सर, अगर कोई रेगुलेशन का वायलेशन नहीं हुआ है तो फिर जांच तो वही होगी ना सर, कि क्या गड़बड़ किया है। फिर आप डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। आज राहुल जी की बात हो रही है। एक एक चीज में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक एक चीज में क्यों नहीं जाएंगे? निटी-ग्रिटी में क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? ये उसको पूछ, छोड़िए, अच्छा कोर्ट की कमेटी को आप पूछिए ना। अब वो रिपोर्ट आई तो सब पूछा जाएगा। उनके भी लोगों को बुलाइए। फिर शिवकांत जी, नहीं अभी कैसे आ सकते हैं? आपको मीडिया पर ही चर्चा करनी। जब मैं बोल, अरे तो आप भी तो मीडिया पर ही चर्चा करने, महाराज रेफरेंस उनके लिमिटेड है, आप भी तो मीडिया पर ही चर्चा कर रहे हैं। आपको तो आपको ही पता है, आपकी बात में मान लूं कि हाँ यही जांच होगी, मेरे को लग रहा है होगी चर्चा के लिए।
तो आप तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करने देते, राहुल गांधी जी को समय दे रहे हैं क्या पार्लियामेंट में? ये तो अपराजिता का सवाल है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो बोलेंगे ना, ये अपराजिता जी का सवाल है, ये इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मैं तो वही कह रहा हूं, ये बिरला जी पूछ सकता है। एक मिनट रुकिए, पार्लियामेंट में बोलने दे, शिवकांत शर्मा जी, शिवकांत शर्मा जी पर आकर के झूठ परोस रहे हैं। शिवकांत शर्मा जी, इनका झूठ एक्सपोज न करें। शिवकांत शर्मा जी, लंदन में या जहां भी राहुल जी ने कई जगहों पे अपनी बातचीत की, आपने सुना जरूर होगा सर। मुझे लगता है कि आप हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस इवेंट में मौजूद भी रहे हों, मुझे नहीं पता। उन्होंने क्या ऐसा वाकई में कहा है जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि विदेशी ताकतें आए और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करें, वो लोग खामोश क्यों हैं? क्या रेफरेंस है उसका सर? देखिए नीरज जी, उन्होंने 4 जगह बोला। शुरुआत कैम्ब्रिज से की और खत्म किया जो सांसदों को उन्होंने संबोधन किया उससे। पहले तो साफ साफ बात यह है कि दोनों आधे सच हैं। एक तो न देश का अपमान हुआ है, क्योंकि उन्होंने देश की आलोचना नहीं की, उन्होंने जनता की आलोचना नहीं की, उन्होंने सरकार की आलोचना की, सरकार जिस तरह चल रही है उसकी आलोचना की, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी आलोचना की, देश की आलोचना नहीं की। अगर आप उसको देश मान ले वो बात अलग है। रही बात, तो माफी मांगने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि आप भारत से बाहर जाएंगे तो यही बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई मेरी मतलब जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं। दूसरा आधा सच ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र, उन्होंने जो कहा लोकतंत्र मर चुका है, उन्होंने ये बात कैम्ब्रिज के व्याख्यान में कही। बाद में जो उनके 3 और लेक्चर थे, उसके बाद जब फ्रीडम हाउस में आए, उसके बाद भारतीय पत्रकार संघ से मिले और उसके बाद सांसदों से क्या बात की उसकी तो बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है। तो वहां तक आते आते उन्होंने अपनी बातें थोड़ी रिफाइन कर ली थी। लेकिन जो कैम्ब्रिज वाला व्याख्यान था उसमें उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र मर गया है भारत। तो अगर लोकतंत्र मर गया है तो जो 4 सरकारें आपकी चल रही हैं वो जिंदा है क्या, या वो भी मर गई? उन्होंने ये कहा कि साहब संसद, न्यायपालिका, मीडिया, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाएं सब फांसी आरएसएस के कब्जे में चली गई, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। भारत का लोकतंत्र दुनिया की लोकतांत्रिक दुनिया का 60% है, इसलिए लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक गुड में है। ये उनका शब्द था कि भारत का लोकतंत्र पब्लिक गुड में है। अब उनका लोकतंत्र मरने या लोकतंत्र पे हमला कहने का जो नजरिया या जो तरीका है कि उनके हिसाब से सरकार नहीं चल रही, सरकार अपनी सत्ता का अपने हिसाब से प्रयोग कर रही है। तो इसको अगर आप लोकतंत्र की हत्या मानते हैं तो हत्या है, और अगर नहीं मानते हैं तो नहीं है। तो इसलिए उनकी बात आधा सच है, और जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो सरकार कह रही है कि वो माफी मांगे, उन्होंने देश का अपमान किया, ये भी आधा सच है। तो बात जो है वो दोनों, आप देखिए उसका एक उदाहरण तो आपके